नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज के शो में हम खास फोकस रखेंगे कॉटन और जीरे पर। और सबसे पहले अगर हम कॉटन की बात करें तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि देश में कॉटन उत्पादन घट सकता है और ये कहना है CAI यानी कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा सीजन यानी अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक का जो अनुमान है, जो प्रोडक्शन अनुमान है, वो 295 लाख बेल्स से घटाकर 294 लाख बेल्स कर दिया गया है। बता दें कि यह आंकड़ा पिछले सीजन में 312 लाख बेल्स का था। ऐसे में उत्पादन घटने के क्या हैं कारण और देश में कॉटन अवेलेबिलिटी और डिमांड पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है DD कॉटन प्राइवेट लिमिटेड के MD अरुण सेखसरिया, साथ ही एंजल वन लिमिटेड के DVP रिसर्च नॉन एग्री कमोडिटीज एंड करेंसीज प्रथमेश माल्या बने हुए हैं। कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो इनफैक्ट जो CAI ने आंकड़े सामने रखे हैं उन पर ही एक राय ले लेते हैं। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है। तो पहले तो सर ये समझना चाहेंगे, हालांकि जो एस्टिमेट्स उन्होंने रखे हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, लेकिन अगर हम पिछले साल या प्रीवियस सीजन से कंपेयर करें तो ये आंकड़ा थोड़ा सा लोअर साइड पर ही है। किस तरीके के हालात आप देख रहे हैं फिलहाल इन नंबर्स को देखते हुए? नमस्कार। देखिए, जहां तक CAI के आंकड़े, आई वाज आल्सो इन द मीटिंग एंड मे बी आई एम आल्सो द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट देयर। सो आंकड़े जो CAI के डाले हैं वो गलत नहीं है। हमारी जो एक सिस्टम है वहां पे हम लोग 10-12 जो एसोसिएशन है, स्टेट एसोसिएशन, सबके आंकड़े हम लोग एक साथ में लेते हैं और उसके हिसाब से we make assessment of the total crop of all India basis और उसकी बैलेंस शीट बनती है और उसके हिसाब से रिलीज करते हैं। बट ये कहना, और CAI के जो नंबर्स है, these are numbers of pressing, these are not crop numbers. So इसके अंदर आपके पास 10 से 12 लाख 15 लाख आठ के फर्क हो सकता है, because total arrivals can be about, total crop can be 310-312 लाख as compared to the pressing numbers। जैसे गए साल में भी आप देखोगे तो CAI के प्रेसिंग नंबर्स और एक्चुअल क्रॉप साइज में 10-12 लाख का फर्क था। ये कहना बड़ा करेक्ट होएगा कि ये जो आंकड़े जो है ये और भी कमती हो सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि इस साल क्रॉप की कंडीशन जो हुई है बिकॉज ऑफ द वेदर एंड एल निनो इफेक्ट व्हिच इज प्रिवेल्ड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, और सबसे ज्यादा नुकसान आपका हुआ है नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया में जो अर्लियर एस्टिमेट्स थे आपके तो 60 से 62 लाख आठ का था, वो अभी नीचे घट के 41-42 लाख आठ आ गया। 20 लाख का फर्क तो खाली नॉर्थ इंडिया में पड़ा है। एंड मेजर लॉसेस हुए हरियाणा में और अपर राजस्थान में। तो राजस्थान ऑल्सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शंस, वन इज अपर राजस्थान एंड वन इज लोअर राजस्थान। तो ये दोनों जगह पे इतना भारी नुकसान हुआ है जी कि क्योंकि एक तो 1.5 महीना तक कोई बारिश नहीं हुई है, तो ड्राइएस्ट पीरियड in the history of India for last about 100 years, and this is the reason। अरुण जी क्या एक्सपेक्ट करें, कितना और कम हो सकता है ये एस्टिमेट, जो प्रोडक्शन एस्टिमेट है वो कितना और कम हो सकता है? फिलहाल तो 1 लाख बेल्स कम किया है प्रीवियस एस्टिमेट से। I cannot give you a number because it's too early to give a number, but ऐसी मानना है और ऐसी धारणा है, क्योंकि जब हम लोग मीटिंग किए थे तो सब लोग ने यही फिगर दिए थे कि भाई ये कमती करिए वो कमती करिए। But फिलहाल, because in the broader aspect, we have not taken a very aggressive approach. We have taken a very moderate approach. But what I am trying to tell you is कि in times to come, आने वाले महीना, 2 महीना, 3 महीने में जैसे और भी हालात क्लियर होएंगे, the numbers are pressing numbers are coming out, the outturns are coming out. There is a possibility that we may have to correct the numbers again. ओके, तो ये नंबर्स को वापस से रीलुक करना पड़ेगा। ये शुरुआती आंकड़े हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे अरुण जी ने भी कहा, रिपोर्ट्स यही रही हैं कि हरियाणा में तो क्रॉप डैमेज हुई ही है, साथ ही फार्मर्स ने भी अपरूटिंग ऑफ प्लांट्स की है, जिसकी वजह से इन एस्टिमेट्स को डाउनवर्ड साइड रिवाइज किया गया है। अच्छा, जो अक्टूबर के फिगर्स रहे हैं, अगर हम सिर्फ अरुण जी अक्टूबर की ही बात करें तो वो कैसे रहे हैं? टोटल जो ओपनिंग स्टॉक रहा है वो कहाँ स्टैंड करता है, प्लस डिमांड के सामने ये नंबर्स कैसे स्टैंड हो रहे हैं? देखिए, अक्टूबर के जो आंकड़े रहे प्रेसिंग के, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छे रहे, बिकॉज कैरी ओवर कपास था जी। लास्ट ईयर का कपास काफी कैरी ओवर था फार्मर्स के हाथ में, और वो सब जिनर्स के पास लेके आ गए और उन्होंने प्रेसिंग करवाई है। सो वी कैन नॉट बेस आवर जजमेंट ऑन द अक्टूबर प्रेसिंग एंड अक्टूबर अराइवल्स। अराइवल्स आर प्रीटी गुड इन अक्टूबर,
सो आई डोंट थिंक कि भी इसके अंदर अपने कुछ वी कैन सी मच मोर मच डीपर इनटू दिस, ऐसा कुछ है नहीं। जहां तक आपका ओपनिंग स्टॉक का सवाल है, अगेन वी आर sitting at a very low opening stock, and it is very correct also because there is no demand and the prices are also on the downside. So कोई मील वाले ज्यादा कैरी नहीं कर रहे cotton because of purely because of demand. Demand is very very poor. It's total destruction of demand globally. ओके ओके ओके, तो चिप तो अरुण जी, जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है इस पूरे सीजन के लिए, कंजम्पशन प्रोजेक्शन जो है वो 311 लाख बेल्स के आसपास है। प्रीवियस सीजन में भी यही कंज्यूमर प्रोजेक्शन थी। फिलहाल डिमांड इम्पैक्टेड है। आपको लगता है कि यही फिलहाल डिमांड प्रोजेक्शन रहेगी आगे के लिए? पहली चीज। दूसरा, ये अगर 311 लाख बेल्स का कंजम्पशन होता है तो क्या इंपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे? अक्टूबर में उतने इंपोर्ट्स नहीं हुए, बट गोइंग फॉरवर्ड क्या इंपोर्ट नंबर बढ़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए, नंबर वन, हमने जो आंकड़े पकड़े कंजम्पशन के 311 के, वो वी हैव टेकन द नंबर्स एज पर द टेक्सटाइल कमिश्नर्स नंबर्स, एंड वो टेक्सटाइल कमिश्नर्स के नंबर अभी तक अपडेट हुए नहीं है। सो मेरा मानना ये है कि कंजम्पशन इज वेरी वेरी लो। आज काफी कमती है, 311 का आंकड़ा भी पहुंचना मुश्किल है आज के तारीख में। आज के तारीख में अगर ये कहना will not be wrong to say कि we are on an average about 25 lakh bills a month का ये आंकड़ा आ रहा है अपने पास कंजम्पशन, जो आपका देखिए साल का हो जाएगा लगभग 300 लाख। और इसमें भी आप देखेंगे और भी कम के होने की संभावना काफी है, बिकॉज डिमांड कहीं पे भी नहीं। जैसे मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ ना, डिमांड, एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू डिमांड, एंड इफ डिमांड इज नॉट देयर देन आई डोंट थिंक सो consumption will matter, or the crop will matter, or the price will matter, because nothing will move at all. Number two, as far as imports are concerned, let us not be under the illusion कि भाई import हो सकता है, because एक तो है कि government ने when MSQ operations are there, how the government cannot even think of reducing import duty. आज import duty 11%, तो आज 11% आपकी अगर import duty government कमती कर देती है तो फिर MSQ operations का totally total exercise हो जाएगा। So लगता नहीं है मेरे को कि इस सीजन में at least we cannot see any change in the import duty। और अगर import duty निकल भी जाएगी तो कितनी काट आ जाएगी आपको? अगर हिंदुस्तान के अंदर 3 करोड़ की क्रॉप है, इंपोर्ट आपको होगा 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख काट हो जाएगा। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री एंड ट्रेड इट विल मेक कि भी हम सब लोग ने इंपोर्ट कर लिया। सो ये कहना बड़ा इट इज टोटली नॉट एट ऑल वायबल कि भी इंपोर्ट हो सकता है हिंदुस्तान में विद दिस प्रेजेंट 11%। 11% आपका जाना मुश्किल है एटलीस्ट टिल मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके ओके, चलिए शुक्रिया अरुण जी बातचीत करने के लिए और बताने के लिए किस तरीके की स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। क्विकली रवि का एक कमेंट भी ले लेते हैं कॉटन पर। रवि, आपने सुना पूरा कॉन्वर्सेशन, और अगर हम कॉटन एज अ कमोडिटी की बात करें तो 2021 की शुरुआत से ही एक हॉट कमोडिटी ये रही है। इनफैक्ट जो तेजी का ट्रेंड हमने इस तरीके की वाइब्रेंट तेजी का ट्रेंड कमोडिटीज में आते हुए देखा था वो कॉटन से ही शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट ये है कि भले ही चाहिए प्रोडक्शन एस्टिमेट नंबर्स तो अब आए हों, लेकिन डिमांड पहले से ही स्लो डाउन है ड्यू टू हायर प्राइसेस। उसके बावजूद भी प्राइसेस बहुत कम नहीं हुए हैं, अभी भी 57-58 हज़ार के आसपास बने हुए हैं। अब यहाँ से प्राइसेस को लेकर आउटलुक क्या नजर आ रहा है, कंसीडरिंग प्रोडक्शन एस्टिमेट्स तो लोअर हुए हैं लेकिन अभी भी डिमांड इंपैक्टेड है? जरूर से जो मेजर फोकस अभी कॉटन इंडस्ट्री का है वो यूरोपियन एंड यूएस डिमांड को लेके। यूरोप में इस साल डिमांड ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा गिरी है, एंड पर्टिकुलर अगर आप इंडस्ट्री से बात करें तो काफी वहाँ पे जो एक्सपोर्ट है, पर्टिकुलर चाइना का जो एक्सपोर्ट है उसमें काफी कमी आई थी। 40% तक ये कमी आने की न्यूज थी। यूएस में भी टेक्सटाइल डिमांड की प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसमें भी काफी लैकलस्टर मोमेंट था, एंड लगातार ये डिमांड डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो आई थिंक जब तक ये डिमांड वाला फैक्टर एक्टिव नहीं होता, जैसे अरुण से बात कर रहे थे, तब तक प्राइस में कोई बड़ा उछाल सस्टेन नहीं होना चाहिए। और काफी ऐसा होता है कि जो हॉट कमोडिटी होते हैं और काफी एक ही साल में इतना हायर एंड लोअर लेवल दिखा देते,
वो पूरी इंडस्ट्री की चेन को ब्रेक करते हैं और इससे ही आगे के 2-3 साल वो एक कंसोलिडेशन के जोन में होते हैं। यही 2-3 साल के कंसोलिडेशन जोन में कॉटन है, इतनी बड़ी तेजी बाद में इतनी वहां से एक सिग्निफिकेंट गिरावट, इससे इंडस्ट्री एज वेल एज फार्मर दोनों के लिए एक सेंटिमेंट नेगेटिव था और अभी भी ये जो वोलेटिलिटी वो मार्केट उसको पुल नहीं पाया। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन रहेगी। हालांकि जो ग्लोबल प्राइसेस है वो काफी कंफर्ट पे आ चुके हैं। डाउन साइड उसने 78 का अच्छा सपोर्ट बना लिया है, तो मुझे लग रहा है कि 78 का सपोर्ट टिका रहेगा और डोमेस्टिक मार्केट में भी 56,200 का लेवल काफी अहम सपोर्ट बन चुका है। एंड अगर फंडामेंटल और टेक्निकल को क्लब करे तो मुझे एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद दिख रही है। M6 जो प्राइस है उसमें एक बार 58,500 तक के लेवल, यहाँ से 1500 पॉइंट तक की तेजी की उम्मीद मैं मीडियम टर्म में कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये प्राइस जो 2 से 3 वीक पहले लो बना था वो अभी बॉटम, दोनों इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट में बॉटम बन चुका है। ओके चलिए, तो यहाँ से प्राइसेस नीचे जाते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, बॉटम बन चुका है, प्राइसेस का ट्रेंड ऊपर की तरफ ही रहेगा कॉटन पर। लेकिन अब बात कर लेते हैं जीरे की। अगर आज का प्राइस एक्शन देखें तो एनसीडीएक्स पर आज जीरे में अपर सर्किट लगा है, 6% की तेजी फिलहाल भाव में देखने को मिल रही है। कीमतें 45,600 के पार निकल चुकी हैं। क्या है तेजी के कारण और क्या व्यू है प्राइसेस को लेकर आगे, इन सब पर बातचीत करते हैं। राजगौर स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजगौर हमारे साथ मौजूद है। धनंजय नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले जो ये तेजी बनी है इसके पीछे क्या सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग है या कुछ और भी आप फैक्टर्स देख रहे हैं? क्योंकि जो रीसेंट रिपोर्ट्स रही जीरे को लेकर वो यही थी कि सोइंग आगे नॉर्मल रहेगी, ओवरऑल सोइंग एक्टिविटी बूस्ट होते हुए दिखाई देगी, तो उसको लेकर कंसर्न्स नहीं है। फिर ऐसे में इस तेजी के पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? दीपावली की CNBC पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली की छुट्टियां और क्रिकेट के मूड में से लोग आज से फिर काम पर लौटे हैं। जीरा आने वाले दिनों में और भी 20 से 25 रुपए प्रति किलो बढ़ सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक की और एक्सपोर्ट दोनों की फिलहाल गिराकी अच्छी है। 10 दिनों तक सभी मंडियां बंद होने के बावजूद भी जीरे के मार्केट में आज जो आवकें आनी चाहिए सभी मंडियों में, बड़ी बड़ी, जैसे कि हम ऊंझा मंडी की बात करें तो सिर्फ 1000 बोरी की आवक है किसानी माल, और बाकी व्यापारी माल है 1500-2000 बोरी, तो सिर्फ 3000 बोरी की आवक है। और सामने व्यापार 2 दिनों से 4 से 5000-6000 बोरी का व्यापार आ रहा है। तो वो हिसाब से डिमांड और सप्लाई की जो चेन है वो हिसाब से तेजी आई है फिलहाल 2 दिनों में। तो एक चीज बताइए धनंजय, आपने कहा कि भाव यहाँ से और बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक के साथ साथ एक्सपोर्ट डिमांड ठीक दिख रही है। और अगर आप प्रीवियस एक्सपोर्ट नंबर्स देखें, क्योंकि इंडियन जीरे के प्राइसेस हायर साइड पर थे तो इसीलिए एक्सपोर्ट हमने इंपैक्ट होते हुए देखे थे। सीरिया, टर्की जैसे डेस्टिनेशन से ज्यादा जीरा इंटरनेशनल मार्केट्स में आता हुआ दिखाई दिया था इन कंपैरिजन टू इंडियन जीरा। अब आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ेगी। अगर हम प्रीवियस नंबर्स देखें, अप्रैल टू सितंबर के आप आंकड़े देखें तो हमने जीरे का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 30% तक ड्रॉप होते हुए देखा था। अब इनफैक्ट अगर अकेले सितंबर की हम बात करें तो यहाँ भी हमने एक्सपोर्ट्स 11-12% तक ड्रॉप होते हुए देखे थे। तो अब एक्सपोर्ट्स में कितना रिवाइवल आप देख रहे हैं? मैम उस टाइम पे क्या था, इंडियन रेट जीरे का भाव ज्यादा था, लेकिन अभी कंपेयर करें ऑल ओवर वर्ल्ड में तो वो हिसाब से जीरे के प्राइस और कंपेयर टू अदर कंट्री तो अपना रेट अभी सही है। तो वो हिसाब से वापस उम्मीदें है कि जीरे का एक्सपोर्ट अच्छा रहेगा और आने वाले दिनों में रमजान की भी ग्राहकी निकलेगी। और बाकी 90% माल है ना हमारे पास जो बैलेंस है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के है, तो ज्यादा करके वो एक्सपोर्ट में अपन देंगे तो ही उसका निकास होगा। और 10% माल ही जो है जो ऊंचे क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के है, तो अभी हल्के माल और क्वालिटी में डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो वो हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट अभी फिलहाल घटनी चाहिए। ओके तो यानी भाव अब अच्छा आ चुका है अक्टूबर की करेक्शन के बाद और यहाँ से डिमांड बढ़ते हुए दिखाई देगी। प्राइस वाइज इंडियन जीरा भी अब कॉम्पिटिटिव हो गया है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट्स तो बढ़ेंगे ही, लेकिन घरेलू बाजार में भी 20-25 रुपए तक दाम और बढ़ सकते हैं। शुक्रिया धनंजय, क्विक व्यू देने के लिए। रवि का कॉमेंट ले लेते हैं। रवि, आपने सुना शॉर्ट कवरिंग का तो सपोर्ट होगा ही, लेकिन स्टॉकिस्ट खरीदारी भी कर रहे हैं प्राइस को देखते हुए, कंसीडरिंग यहाँ से डिमांड बढ़ते हुए दिखाई देगी। आप कहाँ देख रहे हैं भाव जाते हुए? डेफिनेटली लोअर लेवल का थोड़ा फायदा आज काफी ट्रेडर्स ने उठा एंड पर्टिकुलर प्राइजेस में एक अच्छी मींस की तेजी देखने को मिली है। मींस के ऊपर देखे तो 48,000 का कैप मुझे लग रहा है। कुछ भी तेजी में मुझे 48 के ऊपर प्राइस सस्टेन हो, ऐसे कोई बड़े फंडामेंटल में चेंज नहीं दिख रहे। अभी आज के दिन क्यों मींस के अच्छा व्यापार हुआ, एक तो लास्ट दिन है ये करंट एक्सपायरी का, 20 को नवंबर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था,
तो एक टेक्निकल रीजन भी है, ऐसा नहीं कि पूरा डिमांड के हिसाब से बढ़ा है। सेकंड जो रीजन ये स्टीप आने का है कि आज मंडियां चालू हुई और मंडियों में अराइवल्स कम थी, तो इस हिसाब से मार्केट का ऐसा मानना था। हालांकि काफी फेस्टिविटी में मींस के जो गुजरात की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पे ऊंचा में अभी भी एक वीक और लगेगा मार्केट को अपने लेवल पे रिस्टोर होने के लिए, लोग को फिर से व्यापार पे लौटने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से आपको अभी अराइवल नहीं दिखेगी, बट जैसे ऊपर 48-47 के अगर प्राइसेस आ जाते हैं तो मुझे लग रहा है वहां पे एक सप्लाई जोन बना रहेगा। अभी मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे सेलिंग एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको आज की सर्किट के बाद कल कुछ 3-4% की तेजी मिलते हैं तो मेरे हिसाब से सेलिंग के लिए या हेजिंग के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। मुझे नहीं लग रहा है कि हायर लेवल पे प्राइसेस में कुछ सस्टेनेबिलिटी है और 42 and 48 ये रेंज शॉर्ट टर्म में रह सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए जीरे पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। प्रत्युष वाले हमारे साथ बने हुए हैं, रवि ब्योरा तो हैं ही। फोकस करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज पर, ब्रेक के उस पर लेंगे स्ट्रैटेजीज, फिर वापस आते हैं 60 डिग्री। और अब बात करते हैं नॉन एग्री पैक के बारे में। प्रत्युष माल्या और रवि ब्योरा हमारे साथ मौजूद हैं। पहले राय ले लेते हैं एक गोल्ड सिल्वर पर, जहाँ पर सिल्वर में थोड़ी सी नरमी हम देख रहे हैं, लेकिन गोल्ड के प्राइसेस फ्लैट और स्टेबल फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। 60,500 के आसपास ये फिलहाल मौजूदा लेवल है। सिल्वर हालांकि 0.1% नीचे फिलहाल कारोबार करते हुए। प्रथमेश, क्या स्ट्रैटेजी है आपके इन स्तरों से, गोल्ड सिल्वर दोनों पर क्या रिकमेंडेशन आप दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फिलहाल हम सिल्वर में बड़ी थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं, लेकिन गोल्ड स्टेबल है मोर और लेस। क्या रेंज नियर टर्म के लिए आपके हिसाब से दोनों कमोडिटीज पर? दीपाली, मेरे ख्याल से दोनों कमोडिटीज में जितने भी रिस्क प्रीमियम्स थे, आप डॉलर इंडेक्स 2.5 मंथ लोस कह लो, ट्रेजरी यील्ड्स जो है नीचे गिरे हुए हैं, इजराइल हमास वॉर कंटिन्यूएशन है, सारे रिस्क प्रीमियम ऑलरेडी प्राइस में कैप्चर हो चुके हैं। बट हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से गोल्ड में 61,000 ऊपर वाला रेंज और नीचे में 60,400। स्पेसिफिकली आपको गोल्ड पे यहाँ पे ट्रेड पर्सपेक्टिव में 60,800 पे सेल करने की सलाह रहेगी, 60,990 का स्टॉप रहेगा और टारगेट 60,400 के रहेंगे। सिमिलरली सिल्वर में आपको थोड़ा सा सपोर्ट बेस मेटल्स काउंटर से आते हुए दिख सकता है। चाइना की तरफ से जो स्टिमुलस मेजर्स है वो पॉसिबली एक्टिव कर सकते हैं, सिल्वर में जो रैली और कंटिन्यूएशन दे सकते हैं। पर मेरे ख्याल से जो भी रिस्क प्रीमियम गोल्ड को सपोर्टिव फैक्टर्स थे और सिल्वर में भी एप्लीकेबल थे और यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन होते हुए दिखने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो सिल्वर में भी दिसंबर वाला 7380 के आसपास पर सेल करने की सलाह रहेगी, 73,710 का स्टॉप रहेगा और टारगेट 72,100 के लेंगे। हाल फिलहाल में आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में एक पॉसिबल करेक्शन देखने को मिलेगी। ओके, और एनर्जी पैक पर क्या राय है आपकी प्रथमेश? यहाँ भी आपको लगता है कि प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए दिखाई देगा? थोड़ा सा रिबाउंड जरूर आया है, क्रूड में कितना सस्टेनेबल है और नेचुरल गैस तो अंडर प्रेशर ही है। थिंक लास्ट वीक में फ्राइडे को 4% अप था, आज भी करीब 1% अप है क्रूड। बट आप देखें कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट 20% डाउन है ऊपर के भाव से क्रूड। तो जो ट्रेंड है वो वीक है। यहाँ पे जो भी हल्की फुल्की रैली आ जाती है उसमें वो फंडामेंटल फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे। जो भी रिस्क प्रीमियम क्रिएट हुआ है वो प्योरली ओपेक की तरफ से जो न्यूज एंड इवेंट्स है जहाँ पे वो प्रोडक्शन कट करने की बात कर रहे हैं वहां से आ रहा है। बट मेरे ख्याल से ऑयल में स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से आपको हर उछाल में बेचने की सलाह रहेगी। ट्रेड के लिए 6455 पे दिसंबर वायदा सेल करने की सलाह रहेगी, 6540 स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे में 6260 के लिए रहेगा। ओके, चलिए रही कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर। अच्छा रवि, आपने कुछ स्ट्रैटेजीज आइडेंटिफाई की हैं क्या नॉन एग्री कमोडिटी पैक से? जरूर से नॉन एग्री बास्केट से पहला बाय रिकमेंडेशन रहेगा एल्यूमिनियम में। कल भी वोलेटिलिटी में ये कमोडिटी ने काफी अच्छा सस्टेन किया था। 204 के करीब बाय करे एल्यूमिनियम के नवंबर कॉन्ट्रैक्ट को। 202 का स्टॉप लॉस लगाए, अपर साइड 208 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। सेकंड रिकमेंडेशन मेरा ऑप्शन थ्रू रहेगा, वो होगा क्रूड के कॉल ऑप्शन में। क्रूड का जो 6400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है वो वहां पे आप 250 के करीब बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी रखे। स्टॉप लॉस आप 188 का लगाए। मुझे लग रहा है कि ये सप्ताह एंड तक आपको 360 तक के लेवल देखने चाहिए। तो क्रूड में वैसे वोलेटिलिटी है जैसे प्रथमेश जी ने बताया। मुझे लग रहा है कि अगर डिप मिलता है तो वहां पे एक ऑप्शन से बाय करने की अच्छी रणनीति वहां पे दिख रही है। तो क्रूड के कॉल ऑप्शन 6400 एंड एल्यूमिनियम में डायरेक्ट फ्यूचर बाय कर सकते हैं। ओके, तो कच्चे तेल में खरीदारी की सलाह है, साथ ही एल्यूमिनियम में एक ट्रेड आप तेजी की तरफ ले लेते हैं। इनफैक्ट बेस मेटल्स पर राय भी ले लेते हैं। एज अ पैक कैसा लग रहा है प्रथमेश आपको, और स्पेशली कॉपर पर क्या राय है आपकी? यहाँ थोड़ी स्ट्रेंथ होल्ड होती हुई दिखाई दे रही है एल्यूमिनियम के साथ साथ।
आई थिंक कॉपर में चाइना की तरफ से स्टिमुलस मेजर्स सारे बेस मेटल्स के लिए सपोर्ट बन के फैक्टर होंगे, बट 715 के आसपास में कमोडिटी ट्रेड हो रही है। ऊपर वाला रेंज 720 के लिए, नीचे वाला रेंज 707 के लिए इस पर्टिकुलर रेंज पे कॉपर दिखता है। मेरे ख्याल से आप अकॉर्डिंगली आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सपोर्ट जोन्स के आसपास 707 वहां पे बाय करें, लेकिन अपसाइड जोन है वो 720 का है, तो अकॉर्डिंगली आप ऊपर वाले रेंज में सेल करने की दोनों ही रणनीति अपना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं, कॉपर स्पेसिफिक बात करें तो, बट जिंक में मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी ये है कि 231 अपसाइड में और पॉसिबिलिटी 234, ये दो पॉसिबल लेवल्स आपको अपसाइड में दे सकते हैं। नीचे वाला जो है वो 226 का जो भाव है आपको देखने को मिल सकता है जिंक। ओके, तो जिंक में 227 मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर इस पूरे ही पैक में एक अच्छा वाइब्रेंसी हमने आते हुए देखी है। अच्छा रवि, एग्री कमोडिटी बास्केट से जीरे और कॉटन पर तो बातचीत हुई, लेकिन इसके अलावा कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आपके? धनिया काफी ट्रैक्शन में है, वहाँ पे वैसे हमने लगातार बाइंग की रिकमेंडेशन दी है। मुझे लग रहा है कि तेजी और आगे एक्सटेंड हो सकती है। 8300 के टारगेट के लिए करंट फ्यूचर बाय करें, दिसंबर वायदा, एंड 8050 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के वहां पे आप बाय कर सकते हैं। सेकंड मेरा रिकमेंडेशन रहेगा वो होगा कोकुट कपास खल पे। कॉटन थोड़ा वॉल्टर है, हालांकि कपास खली में मेरा मानना है कि मोमेंटम अभी भी इंटेक्ट बना हुआ है। 2920 के करीब बाय करें, 2900 के नीचे स्टॉप लॉस लगा, सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और आगे 3000 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ओके, तो कॉटन सीड ऑयल केक और कोरिएंडर, ये दो कमोडिटीज हैं जहां पर आप खरीदारी की तरफ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 2900 के ऊपर कॉटन सीड ऑयल केक स्ट्रेंथ दिखाई है इस कमोडिटी ने भी, और पूरे ही स्पाइसेस के पैक में कोरिएंडर में हमने एक्शन अब डाइवर्ट होते हुए देखा है। चलिए, इस शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया रवि और प्रथमेश आप दोनों का ही आने के लिए शो में, और अपने व्यूज, स्ट्रैटेजी सभी कमोडिटीज पर शेयर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।